हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारा यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्जामिनेशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खंड से 11 क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम इस 11 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं इसके पीछे क्या स्टोरी है, कहाँ से संबंधित हैं और इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो आज हम लोग मिले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रक्षा हार्डवेयर की निम्नलिखित मदों में से किसका विनिर्माण भारत में किया जाता है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान यानी कि Su-MKI-30 फाइटर जेट। दूसरा आता है जिसको हमने कहा है T-90 MK3 टैंक्स। और तीसरा आता है आकुला श्रेणी की पनडुब्बियाँ। तो पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण भारत में ही किया जाता है। तो पहला हमारा लड़ाकू विमान है, दूसरा हमारा टैंक है और तीसरी हमारी पनडुब्बी है। और क्वेश्चन है कि इन तीनों में से किसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि इनमें सबसे पहला अगर हम Su-MKI-30 की बात करें तो इसको बनाया जा रहा है HAL की तरफ से। आप जानते हैं HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। लेकिन सही मायने में ये विमान हमें रशिया से मिला था, तो रशिया के प्रॉपर एग्रीमेंट हैं और भारत ने रशिया के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किए हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हमने पहले रशिया से एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और उसके बाद हमने भारत में इसका उत्पादन शुरू किया है। तो भारत में इसका जो उत्पादन है वो HAL की तरफ से किया जा रहा है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। तो इसमें पहला हमारा सही माना जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें कि T-90 MK-30 टैंक ये भारत में बनता है या नहीं, तो इसका विकास भी भारत में ही किया जाता है। इसका विकास भारत में किया जाता है AVNL की ओर से। और आप जानते हैं कि ये हमारा AVNL लिमिटेड जो है, यहाँ से हमने T-90 MK-30 को बनाना स्टार्ट किया है। और ये है क्या, तो इसको कहा जाता है आर्मर्ड व्हीकल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको कहा जाता है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। तो इसकी ओर से हमारा उत्पादन भारत में किया जा रहा है T-90 MK-3 टैंक का। लेकिन इसके बाद जब हम बात करते हैं आकुला श्रेणी की पनडुब्बी, यानी हमारा दूसरा भी सही होगा। और आकुला श्रेणी की पनडुब्बी की अगर हम लोग बात करें तो ये सबमरीन रशिया मेड करता है। सो दिस इज मेड बाई, यानी इसको बनाया किसने है, रशिया ने। तो इसको रशिया की तरफ से बनाया गया है और भारत इसको लीज पर लेता है। यानी हमने इसको भारत में बनाया नहीं है, बनाता इसे रशिया है, भारत ने केवल इसे किराए पर लिया हुआ है। ठीक है, लंबे समय के लिए किराए पर लिया हुआ है, उसी को हम कहते हैं लीज पर लेना। तो इसे लीज पर लिया गया है। इसका मतलब प्रश्न हमारा भारत के निर्माण में था, तो ये वाला इसका उत्तर नहीं बनेगा। तो हमारा सही प्रश्न का उत्तर है पहला और दूसरा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहला हमारा फाइटर जेट Su-30 MKI रशिया ने बनाया है, भारत उसे रखता है। लेकिन इसके बाद हमने भारत से एक एग्रीमेंट साइन किया कि अब हम इसकी नई वेंचर्स यानी नई श्रृंखला अपडेटेड मॉडल भारत में ही बनाएंगे। दूसरा आता है AVNL यानी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। इसने हमारे लिए T-90 MK-3 टैंक का निर्माण किया है और आकुला क्लास की जो सबमरीन्स हैं उसे रशिया से हम भारत को लेते हैं, यानी बनाया रशिया ने है, हमने उसे लीज पर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न में पूछा गया था। ऐसे ही हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है कि ध्रुव 64 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यह DIRV कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित तृतीय चिप है जिसका समग्र उद्देश्य भारत के लिए माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण को समर्थ बनाना है। इसके बाद दूसरा लिखा गया है कि यह भारत का प्रथम घरेलू 1.0 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। तो 64 तो यहाँ लिखा ही हुआ है और ये तो 64 वर्ड यहीं पे मेंशन है,
उससे ये लाइन तो अपने आप में क्लियर हो जाती है। लेकिन देखना है कि क्या ये भारत का प्रथम घरेलू है, तो बिल्कुल ये बात सही है, भारत का प्रथम घरेलू है। आप जानते हैं भारत में कंप्यूटर के लिए एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं सीडेक, और ये पुणे में स्थित है। यही वो कंपनी है जो भारत के लिए कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के शोध करती है, कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास करती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो सीडेक के द्वारा ही किया जाता है। जैसे सुपर कंप्यूटर्स का विकास है, क्वांटम कंप्यूटर्स का विकास है, तो ये सब में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। खासकर सुपर कंप्यूटर में तो इसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 भी हमें यहीं से मिला था। तो ये जो सीडेक पुणे संस्था है ना, इसका काम है भारत में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करना। उद्देश्य बड़ा साफ है, हम भारत को माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आप जानते ही हैं जितनी भी कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हों या कंप्यूटर ही क्यों ना हो, सारी डिवाइसेस में माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही अभिन्न भाग है। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर डिवाइस है उसकी स्पीड आती है, यानी उसकी गति का आकलन होता है। तो गति के आकलन के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है कि हम माइक्रो प्रोसेसर जिसका विकास करेंगे वो भारत में ही होगा और इन्हीं को डिवाइसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल इस काम को करने में सीडेक ने साथ दिया और सीडेक ने इसको बनाया। सीडेक के द्वारा जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, सीडेक के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण का प्रोग्राम जब स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले एक चिप बनाई जाती है जिसका नाम है तेजस, और इसमें पहली आती है 32 और दूसरी आती है 64। यहाँ पर लिखा गया 32 और 64 क्या है, बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि ये बिट वर्ड को दर्शाता है। तो दो बनाई गई हैं, सबसे पहली जिसका नाम था तेजस 32 और दूसरी है 64। तो ये दो हमने पहले बनाई और इसके बाद तीसरी हमने जो बनाई है उसी का नाम है ध्रुव 64। 2025 में ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है क्योंकि दिसंबर के दौरान ये भारत में लॉन्च हुआ और इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा कि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है 2025 में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस कार्यक्रम के तहत ये भारत की तृतीय चिप है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो पहली ये वाली हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसका उद्देश्य है भारत को माइक्रो प्रोसेसर के लिए समर्थ बनाना है। और यह भारत का प्रथम घरेलू 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक बड़ी ही ज़रूरत भरी और बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, और ये सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से इस समय पर इन सभी कोर्सेज में अप टू 50% यानी 50% तक की आपको छूट मिल रही है, जिसमें यूपीएससी के कोर्सेज हैं, पीसीएस के कोर्सेज हैं, टीचिंग एग्ज़ाम के कोर्सेज हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम के कोर्सेज हैं, एसएससी एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं और सीयूटी एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं। इन सभी में लगभग अप टू 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और अगर इसके बारे में आपको ज़रूरी सूचना चाहिए तो बाकी बातों के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसके डिटेल में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और स्पेशल बात करते हैं एक और डिस्काउंट के बारे में, जो कि आपके आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए है, जो कि सबसे मेन कोर्स है दृष्टि आईएएस की तरफ से। और इसमें फ्लैट 50%, यहाँ पर आपका फ्लैट 50% की छूट है, यानी सीधे सीधे 50% की छूट है। आप देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे 50% की छूट है। सीमित समय के लिए ये ऑफ़र है। इसमें आपको काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं, जैसे 400 प्लस घंटे की क्लासेस हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड नोट्स हैं, मेंस कैप्सूल सीरीज़ की 5 पुस्तकें हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की 7 पुस्तकें हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप में 500 उत्तरों के मूल्यांकन की सुविधा है, एआई पावर्ड लर्निंग है, मूल्यांकन की सुविधा के लिए 24 मेंस टेस्ट हैं, 3 साल के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की सुविधा है और 3 साल के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं और 3 साल तक करंट अफेयर्स मैगजीन की होम डिलीवरी की सुविधा है। और आप जानते हैं, बात अगर करंट अफेयर्स की हो तो जिन भी बच्चों ने इस बार जाकर के एग्जामिनेशन दिया है, वो इस बात को जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि बदले हुए नए पैटर्न जो इस बार यूपीएससी ने हमें दिखाया है उसमें 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पार्ट से ही हैं और आप समझ पा रहे हैं कि 30 प्रश्न आपके सिलेक्शन होने के बीच में खड़े हैं। तो ये 30 प्रश्नों के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आप आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की ओर जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में ये सवाल है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, डेटाबेस में भंडारित अभिलेख परिवर्तन के जोखिम के बिना संबंधित हितधारकों को दृष्टिगोचर कराए जा सकते हैं। संपूर्ण डेटाबेस की प्रतियों को बहुत सारे कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर भंडारित किया जाता है जिसका तुल्यकालन सिंक सेकंडों के भीतर हो जाता है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन का मिश्रण है जो चयनित डेटा पहुंच की अनुमति देता है। और लास्ट में है कि गणितीय एल्गोरिथम एक बार अभिलेखित किए गए और स्वीकार किए जा चुके किसी भी डेटा के परिवर्तन या विलोपन को असंभव बना देता है। आपको इनमें से उत्तर चुनना है कि कौन से सही हैं। तो ये जो सवाल है ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है और आप जानते हैं कि दुनिया भर में इस समय इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। जब बात डेटा के सुरक्षा की आती है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतर सुविधा है जो डेटा को सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी सुरक्षा प्रदान करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो एक ही है। हमेशा जब भी कभी डेटा पर हम शंका जाहिर करते हैं उसके खो जाने के बारे में या खराब हो जाने के बारे में या चोरी हो जाने के बारे में, तो यहाँ पर समस्या ये आती है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बहुत बड़ा डेटा है। जैसे कि दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है लगभग उस पॉपुलेशन का 60% ऐसा है जो कि फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है और इन 60% पॉपुलेशन का डेटा फेसबुक के पास है। तो जब भी कभी एक कंपनी के पास सारा डेटा होता है तो यहाँ पर डेटा के मिसयूज़ होने यानी दुरुपयोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी बात को सॉल्व करता है और ये कहता है कि हम डेटा को डिसेंट्रलाइज करेंगे यानी कि विकेंद्रित करेंगे। हम इसको विकेंद्रित करेंगे और विकेंद्रित करने का मतलब है कि जो डेटा एक स्थान पर है उसे मल्टीपल नोड्स में तोड़ दिया जाएगा। मल्टीपल नोड्स का मतलब है कि डेटा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के पास होगा। यानी उस डेटा की प्रतिलिपि एक कंप्यूटर में ना होकर हजारों कंप्यूटर में बटी होगी और अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो ये पता सारे लोगों को चल जाएगा क्योंकि हर किसी के पास उस डेटा की एक प्रतिलिपि मौजूद है। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, और ये हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करता है। तो देखिए पढ़ते हैं अब इसके बारे में। डेटाबेस में भंडारित अभिलेख यानी कि डेटा परिवर्तन के जोखिम के बिना, यानी परिवर्तन का जोखिम इसमें है ही नहीं, संबंधित हितधारकों को दृष्टिगोचर कराया जा सकता है। यानी कि जितने भी लोगों में इसे बांटा जाएगा वो सभी इसको देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने डेटा को हज़ारों लोगों में बांट दिया, हज़ारों कंप्यूटर्स में बांट दिया, वो सभी लोग इसको देख सकते हैं और अब किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसका मतलब हमारा पहला बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरे की बात करें कि संपूर्ण डेटाबेस की प्रतियों को बहुत सारे कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर भंडारित कर दिया जाता है जिसका तुल्यांकन सेकंडों के भीतर होता है। तो बिल्कुल सही है, यही बात तो मैंने बताई कि डिसेंट्रलाइजेशन हमें करना है, विकेंद्रीकरण, यानी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला वर्ड आता है कि कंसोर्टियम ब्लॉकचेन सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेनों का मिश्रण है। ये बात गलत है। जब भी कभी आप सार्वजनिक और निजी दोनों का मतलब ये है कि कुछ ऐसा डेटा जो हर व्यक्ति के बारे में है, हर व्यक्ति उसे जानता है, सार्वजनिक डेटा होगा। निजी डेटा किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल डेटा है जिसके बारे में वो नहीं चाहता कि ये हर किसी को पता चले। लेकिन इस प्रकार के डेटा को जब मिश्रित कर दिया जाता है, एक साथ इसको रख दिया जाता है, तो इसको हम मिक्स्ड ब्लॉकचेन कहते हैं। इसको हम मिक्स्ड ब्लॉकचेन कहते हैं, ठीक है। तो इसको मिक्स्ड ब्लॉकचेन का उदाहरण माना जाता है क्योंकि आपने दो तरह के ब्लॉकचेन यानी डेटा जो ब्लॉकचेन के अंदर है उसे मिश्रित किया है, तो ये मिक्स्ड के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ सवाल तो कंसोर्टियम का पूछा जा रहा है। ये मिक्स जो डेटा होता है, ये मिक्स डेटा आपका एक हाइब्रिड मॉडल को दर्शाता है
और हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो गुणों को एक साथ रखा जाए, और यहाँ पर हमने सामाजिक यानी कि सार्वजनिक और निजी दोनों को एक साथ रखा हुआ है, तो ये हाइब्रिड मॉडल है। लेकिन कंसोर्टियम वर्ड जब भी आपके सामने कभी आए, हमेशा याद रखना है कि कंसोर्टियम वर्ड या तो किसी संस्था से जुड़ा होता है और या तो किसी समूह से जुड़ा होता है। यानी एक ऐसी संस्था जिसमें कुछ लोग काम करते हैं, उनका डेटा रखा हुआ है, या फिर कुछ लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया है और उनका डेटा है। कंसोर्टियम शब्द या तो किसी समूह के बारे में उपयोग किया जाता है और या तो किसी संस्था के बारे में उपयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और ही कही जा रही है, यानी कि ये शब्द जो लिखे गए हैं वो मिक्स्ड या हाइब्रिड मॉडल को दर्शाते हैं, जबकि कंसोर्टियम संस्था और समूह के बारे में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। चौथे की बात करें, गणितीय एल्गोरिथम एक बार अभिलेखित किए गए और स्वीकार किए जा चुके किसी भी डेटा के परिवर्तन या विलोपन को असंभव बना देता है। बिल्कुल सही है, यही तो ब्लॉकचेन की खासियत है। एक बार अगर आपने डेटा इसमें डाल दिया और वो डेटा ब्लॉकचेन में आ गया, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स में भर गया और चेन की फॉर्म में जुड़ गया, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन गई सुरक्षा के लिए। और अब इस डेटा पर किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं इसे बदल दूं तो इसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा, डेटा में परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए तो हम इसे सबसे बेहतर मानते हैं, यानी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है, और इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आनुवांशिक चिकित्सा जेनेटिक मेडिसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आनुवांशिक चिकित्सा रोग के लिए उत्तरदायी खराब जीन को सही करती है या उसकी कमी को पूरा करती है? निर्मित विषाणुओं, इंजीनियर्ड वायरसेस और लिपिड नैनोकणों का प्रयोग आनुवांशिक चिकित्सा के वाहक के रूप में किया जाता है। तीसरा है, आनुवांशिक चिकित्सा संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को बदल देती है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह सवाल पढ़ने के बाद जेनेटिक मेडिसिन कुछ खास लग रहा हो, लेकिन मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि सभी बच्चों ने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा है। जेनेटिक मेडिसिन और कुछ नहीं बल्कि इसका दूसरा नाम जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी है। तो जीन थेरेपी और जेनेटिक मेडिसिन एक ही बात है, और आप सब जानते हैं जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति में आनुवांशिक रोग का इलाज कर सकते हैं। आनुवांशिक रोग का इलाज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक विशेष तकनीक होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्पर-Cas9। और आप जानते ही हैं कि क्रिस्पर-Cas9 एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए के उन विशिष्ट खंडों को पहचानती है जहाँ पर बीमारी ने प्रभाव डाला है। यानी एक मानव अगर किसी आनुवांशिक बीमारी का शिकार है तो उसका डीएनए कुछ स्थानों पर खराब हो जाता है, और क्रिस्पर-Cas9 एक ऐसी तकनीक है जिसमें इन सभी स्थानों को पहचानने की क्षमता है। और केवल पहचानना ही नहीं, पहचानने के बाद उस संक्रमित खंड को काट कर अलग करने की सुविधा भी है। यानी क्रिस्पर-Cas9 वो तरीका है जो बहुत ही सटीकता से संपूर्ण डीएनए में उन खंडों का चुनाव करता है जो आनुवांशिक बीमारी के कारण प्रभावित हुए हैं, और फिर सटीकता से उन सभी खराब भागों को काटकर अलग कर देता है। यहाँ पर सुविधा काटकर अलग करने की है, और अगर ज़रूरत पड़े किसी जीन को वापस से स्थापित करने की तो हम दूसरे मानव से ला भी सकते हैं। यानी जीन की प्रतिलिपियाँ बना दें। मान लेते हैं कि किसी आनुवंशिक बीमारी में वो जीन खराब हो गया है जिसकी मानव शरीर में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो क्रिस्पर-Cas9 तो खराब खंड को काट के हटा देगा। लेकिन अगर उस खंड के सही होने की प्रभाविता या सही खंड की आवश्यकता बॉडी में है तो हम लैब में जीन की प्रतिलिपि बनाकर उसे यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और यही सारी बातें आती हैं किसके अंतर्गत? जीन थेरेपी के अंतर्गत। तो जीन थेरेपी एक ऐसी सुविधा है जिसमें आनुवंशिक रोगों का इलाज होगा। डीएनए के उन खंडों को चुनकर काट दिया जाएगा जो बीमारी से प्रभावित हैं, और अगर उनमें से कोई खंड शरीर में रहना आवश्यक है तो हम डीएनए की या जीन की प्रतिलिपि बनाएंगे और उस प्रतिलिपि को यहाँ पर स्थापित भी करेंगे। इसी को हम कहते हैं जीन थेरेपी।
अब जेनेटिक मेडिसिन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग होगी। जैसे मेरे शरीर की जेनेटिक्स आनुवांशिकता अलग है, आपके शरीर की जेनेटिक्स आनुवांशिकता अलग है। आपके शरीर के डीएनए में अलग गुण का लेखन किया गया है, मेरे शरीर के डीएनए में अलग गुणों का लेखन किया गया है। इसलिए जब मेरी बॉडी में इसका उपयोग किया जाएगा तो केवल मेरे शरीर के आवश्यकता के अनुसार इस काम को किया जाएगा। और अगर दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति बीमार होता है तो उस व्यक्ति के शरीर में बीमारी जहां जहां पर क्षति पहुंचाती है हम उसके लिए इलाज करेंगे। यानी जीन थेरेपी व्यक्ति विशेष के लिए बदलती है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति में खराब जीन 2-3 हो और किसी एक व्यक्ति में एक भी हो सकता है या एक से और भी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि बीमार व्यक्ति के शरीर में संरचना के अनुसार जीन थेरेपी बदलती है और इसीलिए इसको हम जेनेटिक मेडिसिन का नाम देते हैं। जैसी जेनेटिक्स वैसी मेडिसिन, या इसी को आप डिज़ाइनर मेडिसिन कह सकते हैं, इसी को आप कस्टम मेडिसिन कह सकते हैं। ये सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके पहले प्रश्न को पढ़ें यानी पहले ऑप्शन को पढ़ें तो क्या लिखा है कि आनुवांशिक चिकित्सा रोग के लिए उत्तरदायी खराब जीन को सही करती है या उसकी कमी को पूरा करती है। तो बिल्कुल ये बात सही है। दूसरे में लिखा गया है कि निर्मित विषाणुओं, इंजीनियर्ड वायरसेस और लिपिड नैनो कणों का प्रयोग आनुवांशिक चिकित्सा के वाहक के रूप में किया जाता है। ये बात भी आप जानते हैं कि बिल्कुल सही कही जा रही है। क्यों सही है? यहाँ पर लिखा गया है लिपिड नैनो कण और निर्मित विषाणु। आप जानते ही हैं किसी भी व्यक्ति में अगर हमें जीन का प्रवेश कराना है, जीन का अगर हमें प्रवेश कराना है तो इसके लिए हमें वेक्टर की आवश्यकता होती है, यानी कि वाहक की आवश्यकता होती है। आज के समय में ये वाहक 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, एक वायरस हो सकता है या फिर एक नैनो कण हो सकता है। आपने नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ा होगा, आजकल एक नई तकनीक काम कर रही है जिसको हम बोलते हैं नैनो बायो सेंसर। अभी ये प्रयोगात्मक है यानी परीक्षण के स्तर पर है, लेकिन ये तकनीक भी है कि आज के समय हम नैनो रोबोट, छोटे छोटे नैनो कणों का उपयोग करते हैं और ये रोबोटिक फॉर्म में शरीर में इन सभी क्रियाओं में हमारा कार्य करेंगे, मदद करेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें वेक्टर तो चाहिए, तो वेक्टर के रूप में वायरस का भी प्रयोग हो सकता है और लिपिड नैनो कणों का भी, यानी दूसरा बिंदु बिल्कुल ठीक है। तीसरा कह रहा है कि आनुवांशिक चिकित्सा संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को बदल देती है। तो ये बात गलत है। क्या हमने अभी पूरी लैंग्वेज में ये समझा कि पूरा डीएनए बदलेंगे? संभव ही नहीं है। किसी भी जीन चिकित्सा के अंतर्गत संपूर्ण डीएनए नहीं बदला जाता। हमारे डीएनए के केवल उन विशिष्ट खंडों को काटकर हटाया या बदला जाता है जिनमें आनुवांशिक बीमारी ने कोई प्रभाव डाला हो। तो कुछ खंडों को ही अलग करेंगे, पूरा डीएनए परिवर्तित नहीं होता। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही है और इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होता है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगले की बात करें, लिखा गया है यंत्र अधिगम यानी कि मशीन लर्निंग में प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही होते हैं? पहला, LLM निकष्ट संभावित शब्दों के लिए प्रायिकताएं दर्शित करता है और तत्पश्चात सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनते हैं। अगले में लिखा गया है कि LLM पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इष्टतमीकरण के माध्यम से डेटा का संसाधन यानी प्रोसेस करता है। और तीसरा है कि LLM निष्पक्ष निर्गम यानी कि आपको निष्पक्षता उपलब्ध कराता है। तो आपको इस बात को समझने के लिए ये बात जाननी पड़ेगी कि आखिर LLM होता क्या है। अगर मैं आपको इसके 2 उदाहरण दे दूं तो आप चीज़ें आसानी से समझ पाओगे कि LLM क्या है। एक बात तो तय है कि इसके फुल फॉर्म में लिखा गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका एक मतलब तो साफ है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है यानी भाषात्मक है। इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि ये भाषा के प्रारूप में चीज़ों को समझता है, भाषा इसमें ज़रूर आएगी। ऐसे ही अगर हम देखें लार्ज, इसका मतलब है कि डेटाबेस बहुत बड़ा है। जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जा सकती हैं, लेकिन एक ऐसा मॉडल
जो एक शब्द को किसी भी दूसरी भाषा में बदल दे, इसी को तो लार्ज लैंग्वेज बोलेंगे। तो लार्ज शब्द का मतलब है कई प्रकार की भाषाओं की समझ। लैंग्वेज में भाषा आती है, मतलब बहुत सारी भाषाओं को समझना। आप एलएलएम के अंतर्गत सबसे पहले अगर मैं आपको लिख देता हूं, और वो है चैट जीपीटी। मैं लिख देता हूं चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी को। आप इन दोनों के बारे में एक फीचर बहुत अच्छा जानते हैं। ये दोनों क्या हैं आपके? ये दोनों आपके सर्च इंजन्स हैं एक तरीके के, जिनमें आप दुनिया की कोई भी बात डेटाबेस की फॉर्म में ले आते हैं। तो सही मायने में इन दोनों को क्या कहा गया? इन दोनों को ट्रेंड किया गया है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटा को मिक्स करने के लिए। आप इनसे कोई भी सवाल पूछते हैं, वो आपको उत्तर के रूप में सब कुछ लिख कर देता है, और जिस प्रारूप में आप चाहेंगे उस प्रारूप में लिख कर देगा। आप कहेंगे पैराग्राफ लिखो, आप कहेंगे पॉइंट्स में लिखो, आप कहोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके लिखो, आप कहेंगे इमेज बना कर दो, ये सब कुछ करेगा, क्योंकि हमने इनको ट्रेंड किया हुआ है। और जब हम इनको ट्रेंड करते हैं तो हम इसे बहुत बड़ा डेटाबेस देते हैं। तो हमने चैट जीपीटी और जेमिनी को बहुत बड़ा डेटाबेस दे रखा है, और उसी डेटाबेस से ये अपनी बातों का चुनाव करते हैं। यानी कि जैसा डेटाबेस आप दोगे वैसा ही तो ये चुनाव करके लाएंगे। जो डेटाबेस हमने दिया उसी के अनुसार ये काम करेगा। लेकिन एक खास बात आती है, और खास बात ये आती है कि तुमने चैट जीपीटी से कुछ भी पूछा तो जो भी तुम पूछोगे उसको वो इंग्लिश में लिख कर देगा। लेकिन आप अगर अगला वर्ड कह दो, उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि इसे मुझे मराठी में लिख कर दो या इसे हिंदी में लिख कर दो, वो तुरंत उसी को कन्वर्ट कर देता है। खास बात यह है कि हमने इसे भाषा नहीं सिखाई है, हमने इसे कोई भाषा नहीं सिखाई, हमने इसे डेटा दिया था। अब डेटा भी तो कई भाषाओं में हो सकता है, यानी कुछ डेटा इंग्लिश में, कुछ डेटा हिंदी में, कुछ डेटा मराठी में, कुछ डेटा तेलुगम में। हजारों प्रकार की भाषाओं का डेटा हमने इसे उपलब्ध कराया, लेकिन हमने इसे ये नहीं सिखाया कि ये वाली बात का कन्वर्जन ये होता है। यानी कि राम वॉज गोइंग तो राम जाता है या राम गया, ऐसा कुछ भी हमने उसे नहीं सिखाया। हमने उसे हिंदी इंग्लिश नहीं सिखाई, हमने उसे बस डेटाबेस दिया। लेकिन इसने खुद ही इस थिंकिंग को डेवलप कर लिया। इसी को तो मशीन लर्निंग कहते हैं। इसने अपने आप को डेवलप कर लिया कि अच्छा ठीक है, ये वाली बात इंग्लिश में पूछी है तो ये अपने डेटाबेस में से वो सारे शब्द चुनकर ले आएगा जो इस इंग्लिश की हिंदी हो सकती है। यानी हम एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आपने एक एआई मॉडल के बारे में सुना होगा जिसको कहा गया है भाषिनी। और भाषिनी के अंतर्गत आप भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा किसी में लिखा है, आप उसे किसी में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो भाषिनी है वो एग्जाम्पल है किसका? एलएलएम का। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है आपका ये भाषिनी। खासकर जब से भारत में एआई समिट हुआ उसके बाद से तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो भाषिनी भी यही है, चैट जीपीटी और जेमिनी भी यही काम करता है। तो यही मेरा दूसरा ऑप्शन था, यानी इस तरफ जो मैं लिखने वाला था इसी को कहते हैं भाषिनी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आती है। क्लियर? अब एक और बात, एलएलएम पहला तो ये काम करता है कि यानी उसने अपने डेटाबेस से इस बात को सीखा। अब जरा इमेजिन करो कि भारत में 100 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमने जो भी डेटाबेस इसको दिया वो 99 भाषाओं का था, यानी 99 भाषाओं में से कोई ना कोई डेटा हमने दे दिया, लेकिन कोई एक भाषा है जो रह गई है। क्या ये उस भाषा को समझता होगा? संभव नहीं है, क्योंकि मशीन लर्निंग में सबसे पहला शब्द ही लिखा हुआ है मशीन की लर्निंग, यानी जो मशीन को सिखाओगे वो वही बताएगी। हमने मशीन को अगर 99 भाषाओं का डेटा दिया तो वो जो भी परिवर्तन कर पाएगा एक भाषा से दूसरी भाषा में, वो 99 भाषाओं के अंतर्गत ही होगा। जो डेटा हमने मशीन को दिया ही नहीं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का हिस्सा कभी बनेगा ही नहीं। यानी मशीन उसको कभी नहीं सीख सकती जो हमने उसे डेटा के रूप में नहीं दिया। इसका ये मतलब है कि ये डेटा बायस्ड होता है। डेटा बायस्ड का मतलब ये है कि जैसा डेटा दोगे ये वैसा ही उत्तर देगा, क्योंकि मशीनें अपने आप नहीं सोचती। मशीनों में सोचने की क्षमता विकसित होती है, लेकिन उसका आधार हमेशा डेटा होता है। तो अगर आपने डेटा जैसा दिया है वो वैसा ही सोचेगा। तो अगर डेटा के अनुसार सोच रहा है तो मैं जैसा डेटा प्रोवाइड कराऊंगा वैसा आंसर प्राप्त होगा। तो ये डेटा बायस्ड है, ये इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट केवल वो हो सकता है जो अपने आप सोचे। लेकिन यहाँ तो मशीन लर्निंग की बात है, लार्ज लैंग्वेज का मॉडल बनाया है हमने, तो हमने इसको भाषाओं का इनपुट दिया है, वहीं से ये परिवर्तन करेगा।
ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि एलएलएम जो है निकटस्थ संभावित शब्दों के लिए प्रायिकताएं निर्दिष्ट करता है और सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनता है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का चुनाव कर लेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। एलएलएम पूर्वानुमान संबंधित त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इतस्तीमीकरण के द्वारा डेटा का संसाधन प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही है। डेटा के माध्यम से ही तो पूर्वानुमान करता है। अब अगर दिए गए डेटा के अनुसार चीजें देगा तो त्रुटियां कम से कम होंगी। लेकिन तीसरा, ये इसका गलत है। यहां लिखा हुआ है कि एलएलएम निष्पक्ष होता है। ये निष्पक्ष नहीं होता है, ये डेटा बायस्ड होता है, ये डेटा के अनुसार होता है। क्लियर है? यानी ये डेटा के अनुसार होता है, तो हम इसको कहते हैं ये डेटा बायस्ड है। और अगर ये डेटा बायस्ड है तो इनपुट कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ये इसकी प्रॉब्लम है। हमने अगर भाषिनी को बनाया 90 भाषाओं के लिए तो 90 ही देगा, भले भारत में 100, 200, 300 भाषाएं बोली जाती हूँ। क्लियर है? तो इसका पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, कहाँ पे लिखा हुआ है? यस, बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले पर आते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ है कि स्टेल्थ प्रौद्योगिकी यानी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? स्टील्थ वस्तुओं ऑब्जेक्ट में अति लघु रेडार अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन होता है और उन्हें रेडार अवशोषित पदार्थ से विलेपित किया जाता है। विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। स्टेल्थ वस्तुओं को मेटा पदार्थों यानी मेटा मटेरियल से विलेपित किया जाता है ताकि विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रकीर्णन में वृद्धि की जा सके। अगर हम इन तीनों की बात करेंगे तो सबसे पहला वर्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? आप जानते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने कोई ड्रोन, कोई प्लेन, कोई फाइटर जेट बनाया होगा, लेकिन वो फाइटर जेट राडार की पकड़ में ना आए, बस इसी को कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। भारत में आजकल इसका उपयोग जब हम करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जब भी फाइटर जेट की बात आती है तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है 5वें संस्करण में यानी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में आती है। जैसे अमेरिका का आपने B-2 बॉम्बर का नाम बहुत सुना है, काफ़ी समय से चर्चा में रहा है, जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध है और ईरान और इजराइल और ये सब का युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका के B-2 बॉम्बर की बात बहुत होती है। लेकिन ये जितने भी फाइटर जेट बनाए जाते हैं, इनके मटेरियल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि राडार को ना पकड़ता हो। सही मायने में इन सब के ऊपर एक पेंट किया जाता है, एक विशेष पदार्थ का लेपन किया जाता है और उस लेपन पदार्थ को ही कहा जाता है मेटा मटेरियल। ठीक है, तो इस तरीके के मेटा मटेरियल होते हैं और इनको लेपित किया जाता है। अब ये दो काम करते हैं। जब भी राडार के सिग्नल की तरंगें जाती हैं इस स्टील्थ के पास यानी कि इस विमान के पास, तो ऊपर लगा हुआ ये पेंट उसको परिवर्तित कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्शन दे देता है, परावर्तन कर देता है। तो जो भी रेडियो वेव्स इस पर जाएंगी या जो भी तरंगे इस पर जाएंगी राडार के द्वारा, ये उन्हें प्रकीर्णन कर देगा, बाहर की ओर फेंक देगा। अब आया था कहीं और से और फेंका कहीं और, तो राडार को रिसीव नहीं होगा। और दूसरा काम करता है कि ये बहुत सारी जो कम ऊर्जा की तरंगें होती हैं उनका अवशोषण भी कर लेता है। अब अगर राडार के द्वारा भेजी गई तरंग वापस ही नहीं आई, चाहे उसे परावर्तन मिला चाहे उसका अवशोषण हुआ, जब वो वापस ही नहीं आई तो हमारा राडार कभी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये बात हम जानते हैं, इसी को कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर हम ये बात जानते हैं कि क्यों पकड़ में नहीं आ रहा, तो हम कुछ विशेष यानी कि उस एक जहाज जो भी होगा, फाइटर जेट जो भी होगा, उसकी भी तो कुछ लिमिट होगी कि कितना फ्रीक्वेंसी, कितनी आवृत्ति तक तरंगों को अवशोषित करेगा या परावर्तित करेगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की मात्रा को बढ़ाएं और घटाएं तो किसी एक विशेष आवृत्ति की तरंगों को भेजने से स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगे हुए विमान को भी पकड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि वो बाहर फेंक रहा है या अवशोषित कर रहा है, तो हम तरंगों की आवृत्ति को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो घटे हुए जिसको अवशोषित ना करे और वो वापस आ जाए, बढ़ा हुआ उसके लिए भी संभव है। तो विशेष आवृत्तियों का उपयोग करके हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बात भी तय है। नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, हमेशा ये बात याद रखना है। अगर एक तरफ हम तकनीक बना रहे हैं रडार के द्वारा पकड़ने की
और दूसरी तरफ तकनीक बन रही है रडार में पकड़ ना आने की, तो फिर से रडार विकसित होंगे उसे पकड़ने के लिए। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी 100% शुद्ध नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है। हम उसे कुछ खास फ्रीक्वेंसी से पकड़ सकते हैं। ये है हमारी अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इनमें देखा जाए तो लिखा हुआ है कि स्टील्थ वस्तुओं ऑब्जेक्ट में अति लघु रेडार क्रॉस सेक्शन होता है, उन्हें रेडार अवशोषक पदार्थ से विलेपित किया जाता है। बिल्कुल सही है। विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टील्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। नथिंग इज परफेक्ट। स्टील्थ वस्तुओं को मेटा पदार्थों से विलेपित किया जाता है ताकि विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रकीर्णन में वृद्धि की जा सके। हमें यहाँ पर मेटा मटेरियल को वृद्धि करने के लिए नहीं रखा गया, केवल उनका परावर्तन और अवशोषण के लिए रखा गया है। हमें वृद्धि नहीं करनी है, यानी यहाँ पर तो ये कह रहा है कि आप अगर इस पदार्थ का लेपन करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वाला हमारा वर्ड गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये वृद्धि जो लिखा हुआ है ये वर्ड गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा तो गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, पहला और दूसरा। चलिए अगले पर आते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्सों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। सबसे पहला लिखा है कि उसमें लाल प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करने वाला एक बीकन होता है ताकि उसकी अंतर्जलीय खोज को सुकर बनाया जा सके। वे कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। उनकी मेमोरी यूनिट के निर्माण में या तो जंगरोधी इस्पात या टाइटेनियम का उपयोग होता है। तो आप जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या है। जब भी कभी कोई विमान दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के बाद सबसे पहले जिस चीज को ढूंढा जाता है वो ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स का पर्पस है कि ये हमें किसी भी विमान की दुर्घटना के कारणों को जानने में मदद करता है। हमने इसे लगाया ही इसीलिए है। अब ये क्या क्या करता है। ब्लैक बॉक्स इतने शुद्ध मटेरियल से बना होगा या इतने बेहतरीन मटेरियल से बना होगा जो जल्दी टूटे नहीं और ख़राब ना हो। यानी प्लेन क्रैश हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन ब्लैक बॉक्स हमेशा बच जाता है। तो ब्लैक बॉक्स बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनता है, जैसे कि टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील। आखिर यही दोनों क्यों? क्योंकि इन दोनों में जंग नहीं लगता। जैसे अगर विमान पानी में जाकर गिरा तो ब्लैक बॉक्स पानी की गहराई में कहीं पड़ा रहेगा और हो सकता है महीनों लग जाएं उसे ढूंढने में। और यही वजह है कि इसे ऐसे पदार्थ से बनाओ जिस पर जंग ना लगे और ये बिल्कुल ख़राब ना हो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में ये है कि ये करता क्या है। कॉकपिट कहते हैं उस फ्रंट एरिया को किसी भी जहाज में या वायुयान में जहां पर पायलट बैठे होते हैं, उसे कॉकपिट कहते हैं, जिस पर सीट लगी होती है उड़ाने वाले व्यक्ति की। तो ये जो कॉकपिट है वहां पर जो भी बातचीत होगी ये उसको रिकॉर्ड करेगा। बातचीत में दो ही तरह की बात हो सकती है। एक आपस में दोनों पायलट आपस में बात करें, हमेशा दो पायलट्स होते हैं, दोनों आपस में बात करें। और दूसरी बात जो होती है वो हमेशा ज़मीन से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो भी आप कह लीजिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जैसे किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले परमिशन फॉर लैंडिंग मांगी जाती है। किसी एयर स्पेस में इंटर करने के लिए, यानी एक देश से दूसरे देश के एयर स्पेस में इंटर करने के लिए वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन मांगी जाती है। तो ज़मीन से जो भी संवाद हो रहा होगा ये भी रिकॉर्ड होगा। और इस संवाद से पता चलता है अगर कभी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो आखिर उसके कारण क्या थे। तो हम यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, बातचीत रिकॉर्ड करते हैं, जिससे इसका पता लगाते हैं। ब्लैक बॉक्स की एक और ख़ास बात है, जैसे अगर हम इस बात के बाद क्वेश्चन को देखें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा। लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हम इसको जंग रोधी पदार्थ स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम से बनाएंगे, क्योंकि अगर ये समुद्र में पानी के अंदर पड़ा है तो जंग नहीं लगनी चाहिए। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कॉकपिट की वॉइस और फ्लाइट की डेटा दोनों को रिकॉर्ड करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम तीसरी बात करें तो इसमें लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। एक बात बताओ, आप सभी बच्चे इस बात को जानते हो कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्र पर गिरता है तो ये प्रकाश अंदर गहराई तक जाता है, लेकिन समुद्र की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है ये प्रकाश कम होता जाता है और अंततः समुद्र की गहराई में काला अंधेरा होता है। इसका मतलब है प्रकाश पानी को क्रॉस करके गहराई तक नहीं पहुंचता और ब्लैक बॉक्स तो हमेशा जाकर नीचे ही पड़ा होगा।
अगर ये नीचे से लाल रंग का उत्सर्जन करेगा तो लाल रंग यानी कि विजुअल लाइट हमारा दृश्य प्रकाश है, और दृश्य प्रकाश कभी वहां से ऊपर आएगा ही नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंचा, वैसे लाल प्रकाश वहां से बाहर तक भी नहीं आएगा। है तो लाल रंग भी हमारे 7 रंगों का ही भाग यानी कि दृश्य प्रकाश का ही हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि लाल रंग का उत्सर्जन करेगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि ब्लैक बॉक्स कहाँ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। जबकि अगर आप कहें कि हम इसका पता कैसे लगाते हैं, तो ये अपने बारे में सिर्फ एक ही चीज बताता है, और वो है अल्ट्रासोनिक पल्सेस। यानी ये अल्ट्रासोनिक पल्सेस को रिलीज करता है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालता है। और जब भी कभी लोग जाकर इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं, यानी गोताखोर ढूंढते हैं, तो वो इस ब्लैक बॉक्स से आने वाले सिग्नल को देखते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके बिल्कुल नज़दीकी समय में सबसे पहले जिसको ढूंढा जाए वो यही ब्लैक बॉक्स हो, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक तरंगे देगा। लेकिन इस तरंगों को देने के लिए इस बॉक्स में बैटरी भी तो होगी। लेकिन अगर कई दिन गुजर गए और आपने नहीं ढूंढा इसको, तो धीरे धीरे इन लगातार तरंगों के निकलने के कारण वहां पर लगी हुई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और एक समय के बाद फिर ये आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बार तुम सुनते हो कि गोताखोर गए, आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, और कई दिन बाद ऐसा होता है कि ब्लैक बॉक्स अब मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर एक बार उसकी बैटरी खत्म हो गई तो अल्ट्रासोनिक तरंगे नहीं आएंगी, और ये तरंगे अगर नहीं आएंगी तो फिर संभव नहीं है। और अल्ट्रासोनिक तरंगों का ही उपयोग क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं पनडुब्बीज में लगा होता है सोनार, और ये सोनार भी तो अल्ट्रासोनिक तरंगों से ही आपस में बातचीत करते हैं। ये बातचीत का मतलब यह है कि कौन सी चीज़ हमारे करीब आ रही है, कौन दूर जा रही है। तो पानी के अंदर एक पनडुब्बी सब कुछ जो पता करती है वो अल्ट्रासोनिक से ही है। सोनार इसी सिस्टम का नाम है। तो यहाँ से हम इन्हीं तरंगों को पकड़ते हैं और ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और इसलिए हमारा पहला वाला इसमें जो है वो गलत हो जाता है। तो हमारा उत्तर सही है दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस एक स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए की गई है। अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का उपयोग किया और उड़ान का प्रक्षेपण किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने GSLV के लिए तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल विकसित किया। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं कि आज के समय में इसरो के साथ साथ NSIL, इन स्पेस, हमने इस तरह की कई सारी कंपनियों को खोला है जो सहायक कंपनियों के रूप में काम करेंगी। उसी में एक इन स्पेस भी आता है। और ये आपका जो इन स्पेस संस्था है ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्वायत्त संस्था है, जिसे हमने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत खोला है। तो है तो ये स्वायत्त संस्था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत रहेगी। इसका कार्य है सहायता प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के नए स्टार्टअप्स को देखना। जैसे भारत में नए स्टार्टअप्स जो हुए हैं उसी में ये नाम आता है, अग्निकुल कॉस्मोस का, और साथ में स्काई रूट एरोस्पेस। आपने अभी नज़दीकी समय में एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं विक्रम-1। विक्रम-1, तो ये विक्रम-1 है ना, जो ये पहला ऐसा रॉकेट है जिसको इसरो ने नहीं बनाया। ये एक बहुत ही हल्का रॉकेट है क्योंकि इसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, हल्का रॉकेट है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट तक सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता के लिए है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि निम्न पृथ्वी कक्षा 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हम जो भी सैटेलाइट ले जाते हैं उसे लेकर ये जाएगा। और इसको जो विक्रम-1 को बनाया गया है वो एक आर्टिफिशियल कंपनी के द्वारा, यानी आर्टिफिशियल कहना गलत होगा, 3D प्रिंटिंग कहना बेहतर होगा। तो ये विक्रम-1 जो रॉकेट है ना, ये बड़ा छोटा रॉकेट है और इसको इसरो ने नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज ने बनाया है, जिसमें आपका ये नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो इन्होंने सबसे पहले इस विक्रम-1 रॉकेट के लिए एक 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन बनाया है। भारत में पहली बार 3D प्रिंटिंग इंजन का उपयोग हुआ है विक्रम-1 रॉकेट में। बहुत ही चर्चा में रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही इसको लॉन्च किया गया था। और भारत में अगर स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो ये भी एक ऐसा
भारत में स्टार्टअप है जो कि प्राइवेट फर्म के थ्रू है। तो ये बेंगलुरु स्थित एक प्राइवेट फर्म का स्पेस का पार्ट आता है और इसने भी अभी कुछ दिनों पहले एक पहला प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम आपने सुना होगा ऑप्टोसार। ऑप्टोसार, ऑप्टोसार का मतलब था ऑप्टिकल SAR, सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सुदूर संवेदी उपग्रह है जिसको प्राइवेट कंपनी के थ्रू भेजा गया है। यानी इसको बनाया जो है प्राइवेट कंपनियों ने था और इसको लॉन्च हमने करवाया है फैल्कॉन 9 रॉकेट से, अमेरिका के रॉकेट से। तो वहाँ वो लेकर जा रहे थे कुछ और हमने भी साथ में इसको भेज दिया। तो ये रहा, ये दोनों स्टार्टअप्स हैं भारत के। तो इसमें जो पहली वाली बात है ये बिल्कुल ठीक है, दूसरी वाली बात है ये भी बिल्कुल ठीक है। विक्रम 1 में हमने 3D प्रिंटिंग रॉकेट का ही उपयोग किया, लेकिन ये तीसरी वाली बात अलग है। ये एक स्टार्टअप है भारत में, स्पेस स्टार्टअप है जो कि प्राइवेट कंपनी है लेकिन तरल ईंधन नहीं बनाती। भारत में तरल ईंधन का विकास जो है लिक्विड प्रपल्शन लैब में किया जाता है जो कि इसरो का एक भाग है। तो भारत में इसरो का ही एक भाग है जिसको हम कहते हैं लिक्विड प्रपल्शन लैब, और यहीं पर बनता है लिक्विड ईंधन। जैसे कि इसके दो केंद्र महेंद्रगिरी और तमिलनाडु, ये दो स्थान बहुत ही फेमस हैं, तमिलनाडु और महेंद्रगिरी, और यहीं पर लिक्विड इंजन का विकास होता है। तो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रोन झुंडों यानी कि स्वार्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वे कमांड केंद्र के साथ संचार के लिए टेराहर्ट्ज बैंड आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। झुंड यानी कि स्वार्म में सम्मिलित कोई ड्रोन झुंड के अन्य ड्रोनों के साथ संचार कर सकता है। और ड्रोन झुंड के हमले को रोकने के लिए GPS स्पूफिंग सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली एक तकनीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ये स्वार्म ड्रोन होते क्या हैं। स्वार्म ड्रोन होते क्या हैं? हमेशा याद रखना है कि जो स्वार्म वर्ड है इसका मतलब है झुंड। तो एक बात होता है कि ये जो ड्रोन है वो झुंड में काम करते हैं, और अगर हम इनके बारे में विशेष बिंदु पर आएँ तो ये कहते हैं कि स्वार्म ड्रोन का आकार बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटे छोटे ड्रोन होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक युद्ध क्षेत्र है या किसी जगह के बारे में हमें कुछ भी जानना है, तो हम एक बड़ा सा ड्रोन भेजते हैं, उसमें कैमरा लगा होता है और वो एक ड्रोन उस एरिया के ऊपर उड़ता है और वहाँ की तस्वीरें खींचता है। लेकिन मान लीजिए कि यही अगर युद्ध क्षेत्र के समय की बात है तो केवल एक ड्रोन को मार गिराया जाएगा और हमारा पैसा, हमारी तकनीक और हमारा सारा सिस्टम लॉस हो जाएगा। स्वार्म ड्रोन हमारे लिए थोड़ा अलग कहानी पर आते हैं, ये बड़े छोटे होते हैं और छोटे छोटे ड्रोन, एक ड्रोन नहीं जाता बल्कि ये झुंड में जाते हैं। तो मान लीजिए कि हमें 1 किलोमीटर के एरिया को देखना है, तो 1 किलोमीटर के एरिया को देखने के लिए खूब सारे ड्रोन हवा में हैं, तो बहुत छोटे छोटे ड्रोन आपस में होंगे और यहाँ पर हर एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से बातचीत करेगा यानी कम्युनिकेट करेगा। अंतर यह है कि एक बड़ा ड्रोन अकेले पूरा का पूरा डेटा हमें भेजता है, लेकिन स्वार्म ड्रोन झुंड के रूप में जाते हैं। यहाँ पर एक एक स्वार्म हमें डेटा नहीं भेजता, वो सारे ड्रोन आपस में बातचीत करते हैं और मिला जुला करके एक तस्वीर, डेटा, साउंड जो भी है उसे बनाकर हमें भेजते हैं। यानी कि ये अकेले काम नहीं करते, झुंड में है तो ये झुंड में ही काम करेंगे, तो ये मिलकर काम करते हैं और मिलकर काम करने के लिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन किसी और के पकड़ में ना आए, कम से कम संभावना हो कि लोग इसके बारे में पकड़ पाएं, इसलिए ये कम, न्यूनतम आवृत्ति की तरंगों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले में जैसे लिखा गया है कि ये टेराहर्ट्ज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा एनर्जी का उपयोग या आवृत्ति का उपयोग ये नहीं करते, ये S बैंड या C बैंड का उपयोग करते हैं। और आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, S बैंड और C बैंड। आपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसके बारे में पढ़ा होगा कि हम सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के लिए S बैंड और C बैंड का उपयोग करते हैं, जहाँ पर KU बैंड भी आता है जो बड़ा खास है। तो इस तरह के कई बैंड है, लेकिन यहाँ टेराहर्ट्ज आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, ये इसका उपयोग नहीं करते, बल्कि S बैंड और C बैंड जो न्यूनतम आवृत्ति के है उसका उपयोग करते हैं। तो ये पहला वाला बिंदु इसमें गलत हो जाता है। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है,
कि ये झुंड के अन्य ड्रोनों के साथ संचार करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ये वाले ड्रोन एक एक करके आपको कुछ उपलब्ध नहीं कराते। ये ड्रोन आपस में बातचीत करेंगे और मिलजुल कर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। जो डेटा आएगा वो मिला जुला आएगा। तो ये हो गई इसकी खास बात। तीसरा, ड्रोन झुंड के हमले को रोकने के लिए जीपीएस स्पूफिंग, ये बड़ा खास शब्द है। पिछले कुछ दिनों में इसकी चर्चा भी खूब हुई है। अब देखो होता क्या है कि किसी एरिया के ऊपर स्वार्म ड्रोन आ गए। मान लीजिए कि हमारे किसी क्षेत्र में किसी दुश्मन देश के बहुत सारे स्वार्म ड्रोन आ गए। अब अगर ये स्वार्म ड्रोन हैं तो इनमें एक खासियत तो होती है कि ये छोटा होता है, लेकिन इनको बनाया किस लिए गया है? तो इनको बनाया गया कि छोटा है तो कम खर्च लगा होगा, यानी अगर इसको कोई मार गिराए तो खर्च हमारा कम हो। और इनको बनाया ही गया है सेल्फ सुसाइड के लिए, यानी स्वार्म ड्रोन जब तक ऊपर रहेंगे हमें डेटा देंगे और जब हम चाहें तब बटन दबाकर इन्हीं स्वार्म ड्रोन को अलग अलग स्थानों पर गिरा देंगे। तो ये खुद जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन छोटे थे, हमारा नुकसान कम हुआ, खर्च कम हुआ और हमें जो प्रभाव मिलना था वो बहुत ज़्यादा मिला। यानी इन्हें बनाया ही गया है कि सेल्फ किलिंग मेथड, सेल्फ किलिंग मशीन है ये डेथ खुद ही हो जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं। तो इनको किसी जगह पे गिराया जा सकता है। अब मान लीजिए हमारे किसी क्षेत्र के ऊपर दुश्मन देश के स्वार्म ड्रोन आ गए, तो आखिर हम इसके हमले से कैसे बचें? तो इसके हमले से बचने के लिए हम जीपीएस स्पूफिंग करते हैं, क्योंकि ये एस बैंड सी बैंड जो भी हैं ये सब किसके साथ हैं? रडार सिस्टम के साथ ही तो हैं, जीपीएस सिस्टम के साथ ही तो हैं। जीपीएस सारे लोकेशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर स्वार्म ड्रोन बहुत ऊपर हैं तो यहाँ पर स्पूफिंग शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, ये स्पूफिंग एक तरह का साइबर अटैक है। ये साइबर अटैक है और हम इन ड्रोन के जीपीएस को गड़बड़ करते हैं और उन्हें सिग्नल देते हैं। स्पूफिंग का मतलब है हम उसको झूठा साबित करते हैं या ये कहिए कि चकमा देते हैं। तो हम जीपीएस के सिग्नल और कोऑर्डिनेट बदल देते हैं। तो जैसे उन्हें भेजा गया था कि हमारे किसी क्षेत्र के ऊपर रहें, हमने जीपीएस स्पूफिंग करी, साइबर अटैक किया और जीपीएस के सिग्नल और कोऑर्डिनेट को बदल दिया। इन कोऑर्डिनेट्स को बदलने से स्वार्म को ये महसूस होता है कि वो जिस एरिया पर उड़ रहे हैं ये गलत है, यानी कि इस एरिया को गलत बताते हैं और उनका केंद्र जहां उन्हें जाना था वो कहीं और है। तो हम उन्हें इस प्रकार चकमा देते हैं कि वो हमारे ऊपर उड़ रहे हैं। हमने जीपीएस स्पूफिंग किया, मतलब उनको चकमा दिया और चकमा देने से उन्हें यह एहसास कराया कि तुम जहां उड़ रहे हो वो एरिया गलत है, तुम्हें जाना कहीं और था। और ये स्वार्म ड्रोन सिग्नल बदलने की वजह से दूसरे एरिया में चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसके हमले को रोका या फिर बचाया जा सकता है। इसे हम कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला इसमें गलत है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना। आप जानते हैं दृष्टि आईएएस की तरफ से एक अस्मिता योजना कार्यक्रम होता है, जो कि उन बच्चों के लिए किया जाता है जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और उनके मेंस परीक्षा की तैयारी में दृष्टि का पूरा साथ उन्हें मिलता है। एक मेंटरशिप मिलती है जिसकी सफलता दर किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं, बहुत बेहतर सफलता मिलती हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, हर साल आप देखते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए दृष्टि आईएएस की एक पहल है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अंतर्गत आपको नोएडा में हॉस्टल मिलता है, 1 by 1 ग्रुप और मेंटरिंग होती है, यानी एक एक करके भी और ग्रुप मेंटरिंग भी, मॉक टेस्ट मिलते हैं, रेगुलर आंसर प्रैक्टिस, मेंटरशिप सपोर्ट, लाइब्रेरी और पेयर लर्निंग, ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। दृष्टि आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो पेन ड्राइव कोर्स हो, के छात्रों के लिए निःशुल्क रहता है, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी सूचना है। और बाकी अगर इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में सूचना चाहिए तो आप दृष्टि आईएएस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर जाकर के आप इसकी कॉल पर चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अपने प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न आता है इसमें आता है जीनोम इंडिया परियोजना। लिखा हुआ है जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर पूछा गया है जीनोम इंडिया के बारे में कौन से कथन सही हैं। यह मानव जीनोम परियोजना का एक भाग है। यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना है। तो आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से, लेकिन केवल अमेरिका नहीं, अमेरिका और अन्य कई देशों के प्रयास से
1990 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है जो अंततः 2003 में ख़त्म होता है, यानी कि 13 सालों का कठिन परिश्रम लगा। और इसी को हम कहते हैं HGP, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको HGP कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी कि मानव जीनोम परियोजना। तो ये परियोजना जो है अमेरिका और अन्य लोगों के सहयोग से हुई थी, ठीक है, और ये समाप्त हो चुका है 2003 में। आज के समय में हम जीन, आनुवंशिकता के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वो हमें यहीं से मिला है, लेकिन ये परियोजना अमेरिका और अन्य देशों ने किया मिलकर, और 2003 में ये समाप्त हो चुकी है। इसका डेटा हम उपयोग करते हैं। तो ये इसका एक भाग है जीनोम इंडिया। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा हो चुका है, तो ये लाइन तो गलत हो जाती है। लेकिन जीनोम इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत में स्टार्ट हुआ। जैसे अमेरिका ने जब इसे किया तो अपने यहाँ के व्यक्तियों को लेकर किया, लेकिन जीनोम इंडिया, इसमें दोनों नाम से आप समझें, जीनोम का मतलब है संपूर्ण गुणों का अध्ययन, संपूर्ण जीनों का अध्ययन, इंडिया यानी केवल इंडिया के लिए। तो इस परियोजना को हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से फंडिंग दी है, यानी कि वित्त पोषण मिला है, और यहाँ पर हम चुनने वाले हैं 10,000 व्यक्तियों को। तो 10,000 भारतीय व्यक्तियों को चुनकर उनके डीएनए को पढ़ा जाएगा, उनके गुणों को देखा जाएगा, संपूर्ण जीनोम का अध्ययन किया जाएगा, और इससे हम भारत में फैलने वाली विविधता, यानी इंसानों के मध्य में कैसी जैव विविधता पाई जाती है, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन 10,000 लोग भारतीय होंगे, इसीलिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। तो इसमें ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इसको डीबीटी के द्वारा ही वित्त पोषण मिलता है, और इसका लक्ष्य है कि भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार की जाए। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब आते हैं अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रश्न पर। यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। लिखा गया है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यूपीएससी 2 बार पहले भी NQM से क्वेश्चन पूछ चुका है। आपने 2024 के पेपर में देखा होगा, उसमें था क्वेश्चन 1, क्यूबिट इज रिलेटेड टू, यानी क्यूबिट शब्द किससे संबंधित है, तो क्वांटम कंप्यूटर। और उसी क्वांटम कंप्यूटर के संदर्भ में भारत में एक मिशन चलाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। लिखा गया कि इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं कि हमने ये जो NQM, नेशनल क्वांटम मिशन, भारत में स्टार्ट किया है, इसको हमने 2023 में स्टार्ट किया है, और इसकी जो अवधि है वो 2031 तक है, यानी 8 वर्ष। और इसके लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य ही यही रखा गया है कि हम 50 से 1000 क्यूबिट की क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर का भारत में विकास करेंगे। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। साथ में इसी के अंतर्गत हम 4 टी हब्स लेंगे, 4 टी हब्स खोलने हैं हमें। और अगर आप इन 4 टी हब्स की बात करें तो टी हब्स वो हैं, जैसे हम इसके लैंग्वेज को अगर पहले पढ़ें, कि इसके कार्यान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान RD इंस्टीट्यूट, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 4 विषयगत थीमेटिक केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। तो बिल्कुल इस पर ये शामिल है। यहाँ पर 3 बातें हैं, NQM में 3 बातें हैं। पहला, 50 से लेकर 1000 तक के भौतिक क्यूबिट के हमें क्वांटम कंप्यूटर तैयार करने हैं। दूसरा, R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनका उपयोग करेंगे, जो 4 हैं, जिसको 4 थीमेटिक हब बोला जाएगा। और तीसरा है कि 2000 किलोमीटर तक का क्वांटम नेटवर्क बनाया जाएगा। बस यही 3 बातें हैं। 8 वर्षों का ये लक्ष्य है जिसे 2031 तक पूरा करना है। लेकिन अगर आप देखें कि इसमें क्या क्या शामिल है, तो टी हब्स के अंतर्गत सबसे पहले तो IIT शामिल है, और इसमें IIT है मद्रास, दिल्ली, इसमें IIT मद्रास है, IIT दिल्ली है, और हमने इसमें 3 तरह के IITs को शामिल किया है, मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे। ये 3 IIT हैं, और इसमें हमने IISc बेंगलोर का भी सहारा लिया है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं आपके जिनके द्वारा इस मिशन को कंप्लीट किया जाएगा। तो इसका पहला और दूसरा बिंदु बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों सही हैं। तो ये थे इस बार की यूपीएससी परीक्षा में आए हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित क्वेश्चन। इस बार के प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चन को लेकर मैं ये तो नहीं कहूँगा
कि प्रश्न पत्र में सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, जैसा कि आपने चर्चाओं में सुन ही लिया होगा। लेकिन अगर आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खंड के क्वेश्चंस की बात करें तो ये सब कुछ आपके पढ़े हुए सिलेबस का ही हिस्सा रहे हैं, और उन सब से संबंधित जो भी डिस्कशन यहाँ पर आपको किया गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी और आप इस बात को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस प्रकार की गई थी। क्लियर? तो चलिए फिर यहाँ से हमारा ये खंड समाप्त होता है। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।